हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंसी के बारे में। तो इंटेलिजेंसी क्या होता है? कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, या कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, या तो फिर कोई पेंटिंग में बहुत अच्छा है, बस इसी को इंटेलिजेंसी नहीं बोला जाता। इंटेलिजेंसी होता है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ खुद को अच्छे से एडजस्ट कर पाना। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को सीखना और कर पाना को भी इंटेलिजेंसी बोला जाता है। इंटेलिजेंसी आता है लैटिन वर्ड इंटेलिजियर से, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। अब इंटेलिजेंसी थ्योरी में बहुत सारे थ्योरी दिए गए हैं, बट एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है हावर्ड गार्डनर का थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गार्डनर ये थ्योरी को 1983 में प्रपोज किए थे और इसमें 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी के बारे में बताया गया है। उसमें पहला टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी लैंग्वेज और वर्बल यूज के ऊपर डिपेंड करता है। वो स्टूडेंट्स या वो पीपल जिनका लैंग्वेज में बहुत अच्छा कमांड होता है, जो कुछ चीज़ को वर्बली बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, आइदर रिटन फॉर्मेट में या तो फिर स्पीकिंग फॉर्मेट में। वो बातों को बहुत अच्छे से बता पाएंगे, बोल पाएंगे, थॉट्स को बहुत अच्छे से लिख के या बोल के प्रकाश कर पाएंगे। इनके पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी होता है। अगर हम कुछ एग्ज़ाम्पल लेंगे जिनका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी काफ़ी अच्छा था, तो उनमें आ जाएंगे शेक्सपियर, फिर आ जाएंगे रविंद्रनाथ ठाकुर और स्वामी जी विवेकानंद। रविंद्रनाथ टैगोर के आप गीतांजलि के बारे में सुने होंगे, और वो इवन 2 देशों के जो नेशनल एंथम है वो लिखे हैं, बोथ इंडिया और बांग्लादेश का। फिर स्वामी जी का चिकागो में वो स्पीच सुने होंगे, जिसकी वजह से वो फेमस हो गए थे, वर्ल्ड फेमस हो गए थे। तो ये सब क्या है, उनके लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी का एक उदाहरण है, एक झलक है। तो जिनके पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी होता है उनको वर्ड स्मार्ट भी बोला जाता है, या वर्ड स्मार्ट पीपल जो होते हैं, जो बातों में बहुत स्मार्ट होते हैं, वो इसी इंटेलिजेंसी के अंडर आते हैं। और जिन स्टूडेंट्स के पास आप लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी देख सकते हैं, उनको क्या क्या करियर चॉइस के लिए आप एडवाइस कर सकते हैं? ये लोग अच्छा पोइट बन सकते हैं, अच्छा नैरेटर बन सकते हैं, या स्टोरी टेलर अच्छा बन सकते हैं, अच्छा आरजे बन सकते हैं, रेडियो जॉकी। और कहीं पे जो कोई मीटिंग या कुछ ऐसे सभा में हम एक प्रेजेंटर रखते हैं, तो वो ऐसे जगह में काम कर सकते हैं, अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी बातों को। और ये लोग जर्नलिस्ट बन सकते हैं, एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे दूसरी टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी, वो है लॉजिकल मैथमेटिकल। नाम से क्या लग रहा है? लॉजिकल, तार्किक, मतलब वो लोग रीजनिंग और लॉजिक लगाने में बहुत अच्छे होंगे। और मैथमेटिकल मीन्स उनको एब्स्ट्रैक्ट थिंक बहुत अच्छे से आता होगा। एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त, जो हम लोग छू नहीं सकते या देख नहीं सकते, या कोई 5 सेंस ऑर्गन से फील नहीं कर सकते। मतलब क्या होता है, वो हम विचार कर सकते हैं, बस थॉट प्रोसेस के थ्रू हम उस चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी में कुछ फेमस पर्सनालिटी अगर हम देखेंगे तो कौन आ जाएंगे?
हमारे प्यारे साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम, और एल्बर्ट आइंस्टाइन, और भी सीवी रमन और कई सारे हमारे साइंटिस्ट आ जाएंगे, या बहुत बड़े फेमस मैथमेटिशियन आ जाएंगे, जैसे शकुंतला देवी आ जाएंगी। तो ये है लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी में फेमस कुछ पर्सन्स के एग्जाम्पल। अब देखेंगे कि जो बच्चों में आप लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी देख सकते हैं, उनके पास क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। वो उनका थिंकिंग काफ़ी हाई लेवल का होता है, मतलब थिंकिंग काफ़ी अच्छा होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग काफ़ी अच्छा होता है, और उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल एनालिसिस, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनके पास। उनको कैरियर चॉइसेस में क्या क्या आप देंगे एज ए टीचर? साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, कंप्यूटर प्रोग्रामर, इंजीनियर्स, ये सारे हो गए लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के अंडर। तीसरा वाला है विजुअल स्पैटियल इंटेलिजेंसी और विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंसी। स्पेशियल मतलब होता है जो 3 डिमेंशन में हम कुछ भी चीज़ विजुअलाइज करते हैं या इमेजिन करते हैं, वो हो जाता है। तो जिनके पास विजुअल स्पैटियल इंटेलिजेंसी होता है, उनके पास क्या बहुत अच्छा होता है कि वो लोग चीज़ों को विजुअलाइज बड़े अच्छे से कर पाते हैं। वो मैप अच्छे से पढ़ सकते हैं, एक मैप बना सकते हैं, ऐसे विजुअलाइज कर पाते हैं डायरेक्शन को। उनका डायरेक्शन सेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसी वजह से इनका एरिथमेटिक स्किल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इनके पास क्या रहता है कि वो उनके डायरेक्शन सेंस बहुत अच्छे हैं। और ये मैप अच्छे से पढ़ सकते हैं और बना भी सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं, और विजुअलाइजेशन इनका बहुत अच्छा होता है। इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, अभी अयोध्या राम मंदिर प्रतिष्ठा जब हुआ, तब उधर बहुत सारे मूर्तिकार अलग अलग राम जी का मूर्ति बनाए थे, रामलला की मूर्ति बनाए थे। तो उसमें किसका चूज किया गया? अरुण योगीराज सर का। तो ये इनके पास क्या है? विजुअल स्पैटियल इंटेलिजेंसी। वो 3 डिमेंशन में कहाँ पे आँख करेंगे, कहाँ पे गाल करेंगे, कहाँ पे नाक कैसे करेंगे, किस स्ट्रक्चर में बनाएंगे, तो वो काफ़ी अच्छा एक छोटे बच्चे का, 5 साल की उम्र के छोटे बच्चे का मूर्ति जैसे दिखेगा, ये सब वो काफ़ी अच्छे से विजुअलाइज कर पाए। तो ये एग्जाम्पल से आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा मिल गया होगा कि यहाँ जो बच्चे रहेंगे उनके करियर चॉइसेस क्या क्या होगा। इनके करियर चॉइसेस होगा पेंटर, आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर। आपको एक बड़ा सा खाली हॉल दे दिया जाएगा, उधर आप कलर थ्योरी अप्लाई करके कलर से लेके कौन सी जगह में क्या चीज़ को रखना है, कैसे वो स्पेस का
100% यूटिलाइज हो पाएगा, वो सब आप देख सकते हैं। और स्कल्प्टर्स, सॉरी, SCULPTORs, ये लोग अच्छे सेलर बन सकते हैं। सेलर मतलब नाविक, जो समुंदर के अंदर अपना डायरेक्शन सेंस बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। और कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर होता है मैप बनाने वाला। और अच्छे पायलट भी बन सकते हैं। अब ऊपर थोड़ी ना कोई सिग्नल होता है या कोई ऐसा लिखा रहता है इतने किलोमीटर में ये जगह आएगा, इधर से दाएं मुड़िए, उधर उनका डायरेक्शन सेंस बहुत काम करता है। तो ये हो गया तीसरा टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी। इसके बाद हम देखेंगे म्यूजिकल इंटेलिजेंसी। इसमें अगर हम फेमस पर्सनालिटी देखें तो हमारे AR रहमान सर, और हो जाएंगे श्रेया घोषाल। वैसे AR रहमान वो उनका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं। उनको मतलब जो सारे म्यूजिकल इंटेलिजेंसी के पर्सन होते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि उनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी रहे। जैसे अभी अमृता प्रीतम को देखें तो उनका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे पोएट हैं। और म्यूजिकल इंटेलिजेंसी में कौन आ जाएंगे? श्रेया घोषाल आ जाएंगे। अगेन AR रहमान, क्योंकि ये अपने टाइम में अच्छे सिंगर भी हैं। अरिजीत सिंह आ जाएंगे, लता मंगेशकर जी आ जाएंगे। तो अब देखेंगे म्यूजिकल इंटेलिजेंस जिनके पास होता है उनका कैरेक्टर्स क्या होता है। उनका जो सेंसिटिविटी होता है टुवर्ड्स म्यूजिकल रिदम और पैटर्न, ये बहुत ज़्यादा होता है। सेंसिटिव टुवर्ड्स म्यूजिकल रिदम एंड पैटर्न। मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आप कहीं ज़ोरदार बारिश हुआ और पास वाले एक झोपड़ी में आप रुके जब तक बारिश ख़त्म नहीं होता तब तक के लिए। और तब एक म्यूजिकल रिदम आपको सुनने में आया कि छत से गिरते हुए पानी के बूंदों की आवाज़, तो उससे एक म्यूजिकल रिदम निकाल देना। या पत्तों पे जो पानी गिर रहा है टप टप करके, उससे एक रिदम निकाल देना। ये सब स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स किसके होते हैं? जिनके पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। ये लोग क्या कर पाते हैं? ये लोग म्यूजिकल पैटर्न को प्रोड्यूस कर पाते हैं, क्रिएट कर पाते हैं और मैनिपुलेट भी कर पाते हैं। जैसे लॉकडाउन के टाइम में आप सुने होंगे वो रसोड़े में कौन कौन था वाला गाना। तो वो क्या है? वो एक सेंटेंस को या फिर एक आवाज़ को मैनिपुलेट किया गया और उससे म्यूजिक निकाला गया। तो उसमें वो जो गाना में जो कन्वर्ट किए थे उनके पास भी क्या है? म्यूजिकल इंटेलिजेंसी। तो ये क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। किसको? म्यूजिकल पैटर्न को। जैसे आप बंदिश बंदित में देखे होंगे तो जो राधे होते हैं उनके माँ, वो उनको बोलते हैं कि तुम किचन के काम तो करके देखो। उसके सारे काम से आपको एक म्यूजिकल पैटर्न देखने में मिलेगा, सीखने को मिलेगा, प्याज काटने से लेके सब चीज़ में। तो क्या है? उनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस काफ़ी हाई है। ये लोग म्यूजिकल पैटर्न, टोन, गाना भी इजीली याद कर सकते हैं, बहुत अच्छा गा भी पाते हैं। तो उनके लिए करियर चॉइसेस क्या होगा? सिंगर।
म्यूजिक प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपोजर, अब जो पांचवा इंटेलिजेंसी है वो है बॉडीली काइनेस्थेटिक। इसमें क्या होता है कि वो बॉडी पे बहुत ज़्यादा काम किए रहते हैं, उनका बॉडी काफ़ी होल या फिर पोर्शन ऑफ बॉडी काफ़ी क्या होता है, लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और बॉडी को वो क्या कर सकते हैं, क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आते हैं कि लोग एक पर्टिकुलर पैटर्न में खुद के बॉडी को रख के एक दूसरा जानवर या दूसरे चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसमें बॉडी में काफ़ी कलर्स वगैरह लगाए रहते हैं और एक पर्टिकुलर पैटर्न में सो के कभी फ्रॉग, कभी बटरफ्लाई, कभी शेर, ये सब बन सकते हैं। और जो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस से पोजेस करते हैं वो बहुत अच्छे एथलीट होते हैं, जिमनास्ट होते हैं। तो इसके एग्जांपल में हम किसको रख सकते हैं कि साइना नेहवाल को रख सकते हैं, फिर विराट कोहली को रख सकते हैं, और मैरी कॉम को रख सकते हैं। तो ये सब हो गए बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी पोजेस करने वाले फेमस पर्सनालिटीज़। वैसे इसमें और एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके स्पैटियल इंटेलिजेंस भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। जैसे मान लीजिए विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं तो उनको सामने जो बॉलर है उसके हाथ और पैर के पोजीशनिंग से ही एक आइडिया लग जाती है, वो विजुअलाइज कर लेते हैं कि अभी बॉल किस तरफ कहाँ पर आने वाला है। वैसे जो जितने सारे रैकेट गेम्स हैं उसमें भी जो कॉर्क है वो कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, कितना फोर्स देना है, ये सब वो लोग 3D में मतलब स्पैटिली वो अच्छे से विजुअलाइज कर पाते हैं। और कहाँ उनका बॉडीली काइनेस्थेटिक नेचर ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है कि देखिए अब एक स्पिन बॉल आया या कोई भी एक बॉल आया तो उसको किस हिसाब से मारने पे इंटेंडेड रिजल्ट मिल सकता है। लाइक कैसे मारने पे एक सिक्सर होगा या फिर कैसे मारने पे वो आउट नहीं होंगे। और जैसे रैकेट गेम्स हो गया, किस डायरेक्शन में मारने पे सामने वाले ओपोनेंट को बहुत ज़्यादा डायरेक्शन जाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें उनके बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी को प्रूव करता है। तो अब इससे क्या जाने हम, जो बच्चों का बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी ज़्यादा होगा उनका आप एज ए टीचर करियर ऑप्शन क्या क्या दे सकते हैं कि वो एक अच्छा एथलीट बन सकते हैं, एक अच्छा डांसर बन सकते हैं। जैसे बैलेट आप लोगों ने सुना होगा। बैलेट एक डांस फॉर्म होता है जिसमें पाँव को एकदम सीधा, पैर के स्ट्रेट रखा जाता है और बहुत सारे पोजीशनिंग के साथ एक सुंदर डांस फॉर्म है वो। तो उसमें क्या है, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। हमारे जो क्लासिकल डांसेस हैं उसमें भी कोई भी प्रकार के डांस में बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस नेसेसरी होता है। वो एक अच्छा एक्टर बन सकता है, जिमनास्ट बन सकते हैं और स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं। सर्जन कैसे कि आप जब एक सर्जन का काम कैसे होता है कि मान लीजिए एक छोटा कैमरा बॉडी के अंदर घुसाया गया जहाँ पे भी आपको सर्जरी करनी है और वो आप देख रहे हैं किसमें, एक स्क्रीन पे, एक मॉनिटर पे, और उस हिसाब से आप अपने हाथों से जहाँ भी सर्जरी करनी है वो आप कर रहे हैं। तो वो कितना माइन्यूट डिटेल है
कितना डिटेलिंग वर्क है, वो चीज़ आप खाली आँखों से देख भी नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, उनके बॉडी यूज हो रहा है, उनका पोर्शन ऑफ बॉडी यूज होता है। तो सर्जन उनके पास क्या रहता है, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी रहता है। और सारे जो हमारे डिफेंस पर्सनल्स होते हैं, वो अपने बॉडी मतलब अपने बॉडी को वैसे प्रिपेयर किए रहते हैं, वैसे एथलेटिक बॉडी किए रहते हैं कि मान लीजिए अभी और ये भी देखे होंगे जो सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं, जैसे आप देखे होंगे पीएम के बाजू में एक सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, एक कमांडो के मेंबर्स होते हैं। तो इन लोगों का क्या है, इन लोग के ट्रेनिंग पीरियड में वो इंक्लूड होता है कि बाई चांस कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ थोड़ा सा भी अदर देन नॉर्मल बिहेवियर देखे वो लोग, तो उसमें वो एक्ट करेंगे, उनका बॉडी ऑटोमेटिक एक्ट करेगा। तो वो क्या है, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी। ये हो गया पांचवा। फिर हम देखेंगे नेचुरलिस्टिक। ये लोग क्या होते हैं कि नेचर के साथ ट्यून हुए रहते हैं। नेचर और एनवायरनमेंट में थोड़ी सी चेंजेस ये लोग जल्दी नोटिस करते हैं और नेचुरल थिंग के साथ बड़े कनेक्टेड फील करते हैं, जैसे एनिमल्स हो गए या फिर पेड़ पौधे हो गए या फिर कोई भी नेचुरल थिंग्स। इनका इंटरेस्ट किस में होता है, नर्चरिंग में, एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने में। अदर स्पेसीज के बारे में जानने में। लर्निंग अबाउट अदर स्पेसीज। तो इनके लिए करियर ऑप्शन क्या क्या हो सकता है, बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, फार्मर, गार्डनर, कंजर्वेशनिस्ट। इनको ऐसे टॉपिक की बॉटनी, बायोलॉजी, जियोलॉजी, जूलॉजी, ये सब में काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा। इनको हाइकिंग और नए नेचुरल प्लेसेस एक्सप्लोर करने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा। और ऐसे सब्जेक्ट्स या ऐसे चीज़ें जो नेचर के साथ कनेक्टेड वो नहीं फील कर पाते हैं, उसको वो पढ़ना पसंद नहीं करते। तो ये हो गए नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। फेमस पर्सनालिटीज़ अगर देखें तो एक है सलीम अली। तो सलीम अली कौन है, ये एक फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट है। ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब जो बर्ड के बारे में स्टडी करते हैं। तो सलीम अली अपने एक इंडियन पर्सनालिटी हैं जिनके पास नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी काफ़ी हाई देखने को मिलता है। फिर देखेंगे सातवां, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंसी। इंट्रा पर्सनल मतलब क्या है कि खुद के अंदर की चीज़ें, खुद की बातें जो समझ पाते हैं अच्छे से। तो इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस जिनका काफ़ी स्ट्रांग होता है, वो क्या कर पाते हैं कि वो अवेयर अबाउट सेल्फ, खुद के बारे में अवेयर होते हैं। सेल्फ में क्या आ जाएगा, लाइक अपने इमोशन के बारे में उनको पता है, उनके वीक पॉइंट्स के बारे में पता है, और अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता है। ये लोग हमेशा, आप इनको डे ड्रीमिंग करते हुए ये लोग मिलेंगे और अपने फैंटेसी वर्ल्ड में अलग खोए मिलते हैं। ये लोग अपने पर्सनल स्ट्रेंथ को एसेस करते हुए मिलेंगे, या तो फिर खुद के साथ दूसरे लोगों का रिलेशनशिप को एसेस करते हुए मिलेंगे।
और अपने मोटिवेशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर के बारे में काफ़ी अवेयर होते हैं। इनका सेल्फ अवेयरनेस काफ़ी हाई रहता है। और ऐसे पर्सन क्या बन सकते हैं कि ऐसे पर्सन एक अच्छा फिलोसोफर बन सकता है, ये एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, ये अपने आइडियाज़ को वो काफ़ी एनालाइज कर पाएंगे। और फिर ये लोग अच्छा राइटर भी बन सकते हैं, फैंटेसी वर्ल्ड राइटर्स, जैसे सारे फैंटेसी बुक, जैसे सबसे कॉमन आप तो जानते ही होंगे हैरी पॉटर के J.K. रावलिंग। तो इनका क्या है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस काफ़ी तगड़ा होता है। फिर लास्ट देखेंगे हम इंटर पर्सनल इंटेलिजेंसी। इंटर मतलब क्या होता है, जैसे इंटरनेशनल मतलब क्या होता है कि कई सारे देशों के अंदर, और इंटर मतलब कई सारे देशों के बीच में, और इंट्रा नेशनल होता है एक नेशन के अंदर। तो इंटरपर्सनल मतलब क्या हुआ कि वो लोग दूसरे इंसान के बारे में जान सकते हैं काफ़ी अच्छे से, दूसरे इंसान के इमोशंस के बारे में एनालाइज कर सकते हैं, और नॉन वर्बल थिंग्स को, या जो नॉन वर्बल गेट या पोस्चर को वो अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। कैन स्टडी नॉन वर्बल गेट ऑफ अदर पर्सन एफिशिएंटली। ये लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक सिचुएशन को देख सकते हैं। कैन सी एंड एनालाइज इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। दूसरों के साथ काफ़ी कोर्डियली, काफ़ी अच्छे से वो अपना रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कोई ग्रुप कन्फ्लिक्ट वगैरह हो गया तो इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये उनकी खासियत रहता है। इसमें करियर चॉइसेस क्या क्या आएगा कि सेल्स पर्सन, उनको पता है कि किस तरीके से आपका नेगेटिव पॉइंट क्या है या आपको क्या चीज़ का ज़रूरत है, तो किस हिसाब से आपको बोलने पे आप वो चीज़ खरीद लेंगे। फिर साइकोलॉजिस्ट, वो बातों बातों में सामने वाले के साथ क्या चल रहा है, उसका मेंटल स्टेट क्या है, वो क्यों ऐसे बिहेवियर कर रहा है, ये सब जान सकते हैं। काउंसलर, पॉलिटिशियन। तो ये हो गए हमारे 8 टाइप के इंटेलिजेंसी। क्या क्या देखें, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी, हाँ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी। फिर हम देखें लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी। फिर देखें विजुअल स्पैटियल इंटेलिजेंसी। फिर देखें हम म्यूजिकल इंटेलिजेंसी। फिर देखें बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी। ये हो गया हावर्ड गार्डनर का मल्टीपल थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी के 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी। बाद में इसमें कई सारे अभी ऐड भी हुए हैं, लेकिन जैसे एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंसी, लेकिन वो सब उतने इम्पोर्टेंट नहीं है अभी जानने के लिए। अब देखेंगे हम इंटेलिजेंसी टेस्टिंग के बारे में। सबसे पहले फ्रांस में इंटेलिजेंसी को टेस्ट करने के लिए ट्राई किया गया था, और यहाँ पे कौन कि
अल्फ्रेड बिनेट, बिनेट नहीं एक्चुअली अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन। ये दोनों क्या किए थे कि 1904 में पहला टेस्ट निकाले थे इंटेलिजेंसी के लिए, टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंसी। फिर 1912 में पहली बार आईक्यू का कॉन्सेप्ट आया। कौन दिए थे? ये दिए थे विलियम स्टर्न ने। उन्नीस सौ 12 में पहला इंटेलिजेंसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आया था। इंटेलिजेंसी, आईक्यू क्या होता है? इंटेलिजेंसी क्वेश्चन बाय विलियम स्टर्न। और फिर 1916 में ये जो आईक्यू है, इंटेलिजेंसी क्वेश्चन का फॉर्मूला एक दिया गया था। किनके द्वारा? आईक्यू के फॉर्मूला दिया गया, किसके द्वारा? लुईस। तो आईक्यू फॉर्मूला दिए थे लुईस टर्मन ने 1906 में। ये आईक्यू फॉर्मूला क्या होता है कि आईक्यू क्या होता है? पर्सन का मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। मल्टीप्लाइड बाय 100, या इसको MA/CA इंटू 100 भी लिखा जा सकता है। तो क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है कि वो धरती में आने के बाद उसको कितना टाइम है, धरती में पैदा होने के बाद, मतलब जो हम एज, नॉर्मल एज बोलते हैं, वो है क्रोनोलॉजिकल एज। और मेंटल एज क्या होता है? वो काफ़ी सारे टेस्टिंग पैटर्न के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। अभी हम जो देखे आईक्यू का फॉर्मूला, उसी के हिसाब से आईक्यू रेंजेस होते हैं। वो यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते हैं स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट का, जिसमें आईक्यू रेंज 40 से लेके 160 तक है। तो यहाँ पे जो बॉर्डर लाइन इम्पेयर्ड, मतलब जिसका आईक्यू रेंज 70 से 79 तक है, उधर से लेके आप ऊपर तक उन बच्चों को आप स्कूल में पढ़ा सकते हैं, उनमें आप मेहनत कर सकते हैं और उनसे एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। जो 70 के नीचे वाले होते हैं वो काफ़ी इडियोटिक होते हैं, या फिर उनका सीखना काफ़ी डिलेड होता है, उनमें बहुत मेहनत लगता है। और यहाँ पे देखेंगे तो जो एवरेज है 90 से 109 आईक्यू रेंज, इसमें मैक्सिमम पीपल इसी रेंज में फॉल करते हैं। और जिनका 120 से ऊपर होता है वो सुपीरियर, और फिर 130 से ऊपर बच्चों को गिफ्टेड, और 145 से ऊपर बच्चों को वेरी गिफ्टेड स्टूडेंट्स बोला जाता है। ये लोग, इनका आईक्यू काफ़ी हाई होता है। जैसे साइंटिस्ट जो थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो एक गिफ्टेड स्टूडेंट थे। तो ये हो गया आईक्यू टेबल। तो स्टूडेंट्स, आज हम इंटेलिजेंसी के बारे में देखें, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी पढ़े, और आईक्यू टेस्ट के बारे में पता चला हमको। आईक्यू टेस्ट के फॉर्मूला के बारे में देखें। तो यहाँ आप क्या देखिए कि जो लर्नर है उसके पास वेरियस टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी होता है। ये नहीं कि कोई एक आंकड़े में आप सबको मेज़र करें, सब अलग अलग, सब यूनिक होते हैं और अलग अलग वे में कैपेबल होते हैं। तो एज ए टीचर आपको बच्चों में उनके इंटेलिजेंसी को सर्च करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको वो चीज़ सिखानी पड़ेगी, उनका वही फील्ड में इम्प्रूवमेंट करवाना पड़ेगा। थैंक यू।